डीपीपी में डाउट? होमवर्क क्या दिया था? डीपीपी 3 के शायद 11 से आगे सारे दिए थे और डीपीपी 4 के पहले 5। कोई डाउट है? डीपीपी 3 का 11वां छोड़ दो, डीपीपी 3 का 11वां छोड़ दो अभी। और कोई डाउट डीपीपी 3 में? और कोई डाउट? तेरहवां r.i x y z are positive integer, r.j greater than 3, तो y greater than equal to 3, r.a x plus y plus z less than equal to 12, ठीक है। इस प्रकार की इनइक्वालिटी सॉल्व करने सिखाई थी मैंने। इसके लिए w ऐड कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फॉर्मूले के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, बताया था। इसमें -1 कर दोगे, इसमें -3 कर दोगे, इसमें -1 कर दोगे, 3 2 5 माइनस हो जाएगा 7, तो n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये तो बताया था, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स क्वेश्चन में कराई है ये बातें। नई वीडियो साफ है, अगर किसी को ब्लर दिखाई दे रहा है तो उसके एंड पे प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीपीपी 4 में डाउट किसी को? डीपीपी 4 में कोई डाउट? चौथा छोड़ दो, लाइंस का है, चौथा नहीं करना। सेकंड में डाउट है। एसी कोई आर्क है, सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड करती है। बी इसको 1:2 में डिवाइड करती है। यह ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, यह ए वेक्टर, यह बी वेक्टर। सी वेक्टर को लिखना है, 1:2 है, एंगल 90 का है, तो ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं। सी वेक्टर को आप लिख सकते हो लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, क्योंकि सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोप्लेनर है। सी डॉट ए क्या है? 0, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा ए डॉट ए इज इक्वल प्लस म्यू ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड है रेडियस आर, प्लस म्यू टाइम्स ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड आर, बी का मैग्नीट्यूड भी आर, आर स्क्वायर, और ए डॉट बी में एंगल cos 30 डिग्री। आर स्क्वायर कट जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू cos 30 √3/2, लैम्डा को माइनस म्यू √3/2 यहां पर लिख सकते हो कि नहीं। अब ये जो वेक्टर है इसका बी के साथ एंगल 60 डिग्री
उसका यूज करके आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, कर लोगे। लैम्डा म्यू में रिलेशन आ गया, सी और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री का है, उस रिलेशन को यूज करोगे तो बात बन जाएगी। समझ गए भाई, सेकंड जिसका डाउट था। चौथा करना नहीं है, थर्ड पूछा है। ए वेक्टर b plus b vector is collinear with c vector, b vector plus c vector is collinear with a vector। a का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड पता है, c का मैग्नीट्यूड पता है, √2 है। ओके, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। लिख लो, फिर थर्ड करते हैं। a वेक्टर प्लस b वेक्टर is equal to lambda c वेक्टर, b वेक्टर प्लस c वेक्टर is equal to mu a वेक्टर। मैग्नीट्यूड ले लें दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग कर दें। इन सब के मैग्नीट्यूड पता है, तो a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से लैम्डा के टर्म्स में। ठीक है, इसी प्रकार से b डॉट c की वैल्यू आ जाएगी म्यू की टर्म में। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को आप ट्राइंगल के वेक्टर की तरह देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के उसमें आ जाएगा, तो बी और सी उसके साथ कोलिनियर है। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 हो जाएगा। स्क्वेयरिंग करेंगे तो आ जाएगा इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ ये चीज 2 4 6, तो -3 आंसर नहीं आ रहा क्या इसका? समझ आ गया? चौथा जिसका डाउट था, ओ सॉरी थर्ड समझ आ गया है भाई। ए प्लस बी सी के कोलिनियर है और आगे भी ऐसा ही कुछ दे रखा है, तो वो ट्राइंगल के वेक्टर हो जाएंगे कि नहीं?
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पांचवा पूछा है किसी ने, लेकिन पांचवा खुद करो भाई, पांचवा आसान है, पांचवा खुद करो। लास्ट टाइम हमने किया था स्ट्रेट लाइन, लाइन इन स्पेस, उसकी हमने दो फॉर्म की थी कि एक ही फॉर्म की थी? लाइन की हमने दो फॉर्म किस की थी कि एक? दो कौन कौन सी? एक तो 1 पॉइंट फॉर्म की थी, दूसरी कौन सी की थी? हाँ थी तो 1 पॉइंट फॉर्म ही। 1 पॉइंट फॉर्म को लिखने के दो तरीके हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अगर लाइन किसी पॉइंट से पास करे, किसी वेक्टर के पैरेलल हो, तो लाइन को लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखें, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। x1 y1 z1 पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही है, और एबीसी डायरेक्शन रेशियो है लाइन के। लाइन के डायरेक्शन रेशियो का हो या उसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का हो, एक ही बात है। यहां तक सब क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 पॉइंट फॉर्म। लाइन पास कर रही है पॉइंट ए से, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और पास कर रही है पॉइंट बी से, जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। अगर दो पॉइंट पता है, उसमें से एक यूनिक लाइन ही पास करेगी। तो यहां पर एक वेरिएबल पॉइंट मान लो पी, आर वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट। तो आई कैन से एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एबी वेक्टर। एपी वेक्टर एबी वेक्टर के पैरेलल होगा, पैरेलल वेक्टर कहो या कोलिनर कहो, एक ही बात। एपी वेक्टर एबी वेक्टर के पैरेलल होगा, तो एपी वेक्टर आ जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स, इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, देखो पॉइंट तो वही रहा, पैरेलल वेक्टर का काम किसने कर दिया? बी माइनस ए ने कर दिया। वो है 1 पॉइंट फॉर्म ही, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए बी वेक्टर, यू देख लो। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, या बी वेक्टर का काम कौन कर रहा है? ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी को अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, पॉइंट ए को ले लोगे x1 y1 z1, पॉइंट बी को ले लोगे x2 y2 z2, समझ आ गया? ये इस पॉइंट से पास करेगी, और ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1। तो ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे? x2 माइनस x1 y2, बताया था ना। अगर वेक्टर दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है, पॉइंट कोई भी एक ले लो, ठीक है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन। समझ आ गया तो लिख दो 5।
डाउट है तो लिख दो 9। चलो लिख लो फिर, हरी अब। चलो लिखो आगे। 2 पॉइंट फॉर्म। भाई रिकॉर्डेड लेक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है? लाइव क्लास अटेंड करो भाई, सिंपल सी बात है। रिकॉर्डेड लेक्चर आप होंगे अपलोड, पता नहीं, पूछ लेंगे एक बार फिर भी, लेकिन ट्राई टू अटेंड लाइव क्लासेस एज मैनी एज पॉसिबल। चलो तो नीचे जो आते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, लिखो आगे। नेक्स्ट फॉर्म, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म नीचे डायरेक्शन रेशियोस है कि डायरेक्शन को साइंस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन की इक्वेशन में नीचे डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन को साइन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जगह फर्क पड़ता है, जब हम पोलर फॉर्म लिखते हैं। पोलर फॉर्म याद करो, 2D में कैसे लिखी थी हमने, कि एक लाइन है, उसके ऊपर एक पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट निकालने के काम आती थी, याद है थोड़ा बहुत। x माइनस x1 बाय कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r। अगर उसको मैं 3D के नजरिए से देखूं, x माइनस x1 बाय कॉस इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन, तो कॉस और साइन एक तरह से डायरेक्शन रेशियो है, लेकिन उनका स्क्वायर का सम 1 है कि नहीं, तो वो डायरेक्शन को साइंस की तरह ही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो 3D में भी पोलर फॉर्म जब लिखेंगे, पोलर फॉर्म तभी लिखेंगे अगर हमें ये वाला काम करना है। कौन सा काम करना है? एक लाइन पे एक पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट निकालना हो तो पोलर फॉर्म यूज करेंगे। और उस केस में नीचे डायरेक्शन रेशियो नहीं ले सकते, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, उनका कुछ ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता तो है नहीं है। लेकिन एक लाइन पर एक पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर एग्जैक्टली 2 पॉइंट होंगे कि नहीं, r आगे या r पीछे। तो इसलिए जब ये वाली सिचुएशन हो, देन यू हैव टू टेक डायरेक्शन कोसाइन। इस पॉइंट से अगर r डिस्टेंस की दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट निकालना हो तो ये काम आता है।
इसको हम लिखते हैं x माइनस x1 बाई एल बराबर y माइनस y1 बाई n बराबर z माइनस z1 बाई एल एम एन। यहाँ एल एम एन आर डायरेक्शन को साइंस। तो अगर एक लाइन पे एक पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर का दूसरा पॉइंट निकालना हो, सेम तरीके को अप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रहे उस केस में नीचे डायरेक्शन रेशियो नहीं लेने, डायरेक्शन को साइन लेने। और अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन को साइन निकालना लास्ट क्लास में सिखा दिया गया था, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। लिख लो। हाँ, इससे भी 2 पॉइंट्स आएंगे r डिस्टेंस की दूरी पे। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन पर 1, -2, 1 से 5 डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट निकालने हैं। 1, -2, 1 तो x -1। अब नीचे डायरेक्शन को साइंस बनाने पड़ेंगे। डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसके? 2, 1, 2। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, 4, 4, 8, 1, 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इस इक्वेशन को पहले ऐसे लिख दो। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डायरेक्शन को साइंस का भी बना सकते हो आप लाइन की इक्वेशन में। इक्वल टू +-5 कर दो, x आ जाएगा 1 ± 10/3, y आ जाएगा -2 ± 5/3, z 1 ± 10/3। तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक 5 यूनिट आगे, एक 5 यूनिट पीछे। समझ आ गया तो लिख दो 5, कहीं कोई डाउट है तो लिख दो 9। कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। पॉइंट था 1 -2 1, यही वाला पॉइंट था। 5 यूनिट की दूरी पर पॉइंट्स निकालने थे तो नीचे डायरेक्शन को साइंस ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2, 1, 2 अगर डायरेक्शन रेशो है तो 4, 4, 2, 4 भी तो ले सकता है कोई। 10, 5, 10 भी तो ले सकता है कोई। तो डायरेक्शन रेशो से वो पॉइंट नहीं आएंगे, उस केस में आपको नीचे डायरेक्शन को साइंस लेने ही पड़ेंगे। तो नीचे पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर दिया, ये डायरेक्शन को साइन बन जाते हैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से। अगर हमारे को लाइन की इक्वेशन दी है तो 2, 1, 2 क्या है? डायरेक्शन रेशियो तो है।
अगर इनका स्क्वायर का सम 1 होगा तो डायरेक्शन को साइन खुद ही बन जाएंगे। ऐसा वो देगा नहीं कि भाई ये डायरेक्शन रेशियो है कि डायरेक्शन को साइन आपको देखना पड़ेगा। अगर ये लाइन दे रखी है, पॉइंट तो ये आ गया, 2 1 2 आर डायरेक्शन रेशियोज। अगर इनका स्क्वायर का सम होता तो ये वाले डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन भी होते। लिखो फिर आगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल बिटवीन टू लाइंस, लिखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस is the angle between their parallel vectors. Angle between two lines is the angle between their parallel vectors. कहते दो लाइनों के बीच में एंगल है, मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। लाइनों के बीच का एंगल इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। बेसिकली बाय डेफिनेशन दो लाइनों के बीच का जो एंगल है इसको डिफाइन किया गया है द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, दोनों लाइनों के जो पैरेलल वेक्टर होता है उनके बीच का जो एंगल होता है वही लाइनों के बीच का एंगल होता है। इसलिए लाइनें जैसी मर्जी हो उनके बीच में एंगल कोई ना कोई आएगा ही। अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो एंगल आएगा ही। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल 0 आ जाएगा। अगर लाइनें ऐसी हैं ना पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग, 2D में ये सिचुएशन पैदा नहीं होती। 2D में लाइनें या तो पैरेलल होती है या इंटरसेक्टिंग होती है। 3D में ऐसा हो सकता है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, स्टिल वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। क्योंकि लाइनों के बीच के एंगल को कैसे डिफाइन किया गया है? उनके पैरेलल वेक्टर के बीच के एंगल को। और दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा होता है कि नहीं? क्योंकि वेक्टर आगे पीछे ऊपर नीचे करने से, वेक्टर को ऊपर नीचे करने से फर्क नहीं पड़ता, लाइन को ऊपर नीचे करने से तो फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लाइन के बीच के एंगल को किससे डिफाइन किया गया है? वेक्टर के बीच के एंगल से। तो उनके पैरेलल वेक्टर को आगे पीछे करोगे तो कोई ना कोई एंगल तो उनके बीच में आएगा ही। सो दो एंगल के बीच में हमेशा कोई ना कोई एंगल अवश्य आएगा, चाहे 0 ही क्यों ना आए। ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रही बात है? अगर लाइनें ऐसी होंगी तो भी हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन द लाइंस, तो भी एंगल बिटवीन लाइंस निकालेंगे, क्योंकि डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है तो बोलो 5, नहीं क्लियर है तो बोलो 9। एंगल नॉट डिफाइंड नहीं होता भैया, वही तो बता के हटा हूं मैं अभी। दो लाइनों के बीच में कोई ना कोई एंगल अवश्य आएगा, क्योंकि दो लाइनों के बीच में एंगल उनके पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल है, और दो वेक्टर के बीच में एंगल तो निकलता है। तो मान लो ये लाइन पास कर रही है पॉइंट ए से, A1 से, और पैरेलल है B1 वेक्टर के। ये लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन पास कर रही है पॉइंट A2 वेक्टर से,
और पैरेलल है B2 वेक्टर के, तो ये है B1 वेक्टर, ये है B2 वेक्टर। तो लाइन के बीच का एंगल उनके पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल है। पैरेलल वेक्टर के बीच के दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना आता है, cos थीटा B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन B1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू B2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर के बीच में एंगल जैसे निकालते हो वैसे ही लाइनों के बीच में एंगल निकल जाएगा। यहां पर मोड लगाएंगे हम लोग, वेक्टर में मोड नहीं लगाते थे, यहां पर मोड लगाएंगे क्योंकि दो लाइनों के बीच में अगर एक एंगल थीटा है तो एक एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। एक एंगल थीटा है तो एक एंगल क्या होगा, और मोड लगाएंगे तो यहां से सिर्फ कौन सा आएगा, अक्यूट एंगल आएगा। अब टूज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। समझ आ गया? इसमें मोड लगेगा, लेकिन जब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते तो मोड नहीं लगाते, ये मैंने समझाया था। यहाँ पर मोड लगेगा, यहाँ से सिर्फ अक्यूट एंगल आएगा। अब टूज निकालने के लिए पाई माइनस थीटा करोगे। और remark, if lines are parallel then b1 will be equal to lambda times b2 होगा कि नहीं? अगर वेक्टर पैरेलल हो गए तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर भी पैरेलल हो जाएंगे। दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। if lines are perpendicular then b1 vector dot b2 vector is 0। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनके पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। लिख लो, चलो अब इसी चीज को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। मान लो ये है एक लाइन और ये है दूसरी लाइन,
इन दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो किसके होते हैं? पैरेलल वेक्टर के ही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो हमारे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1 और इसके है a2 b2 c2। तो b1 वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो एंगल क्या निकलेगा? cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोस पता है, दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो पता है, तो इससे उनके बीच का एंगल निकल जाएगा। इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो की रेशियो बराबर। जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाली बात है वही एंगल बिटवीन टू लाइंस वाली बात है। परपेंडिकुलर होगी तो डॉट प्रोडक्ट 0। चलो लिख लो। तो लाइन की इक्वेशन निकालने सिखा दी, लाइन के बीच में एंगल निकालना सिखा दिया। लिखो आगे। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लाइंस के ऊपर काम कैसे किया जाता है। हमने इक्वेशंस देख ली, फॉर्मूला देख लिया एंगल निकालने का। अब देखते हैं कि 3D में लाइंस के ऊपर काम कैसे करते हैं। मैं एक प्रश्न तुम लोगों को सॉल्व करवाता हूं, उसको ढंग से समझना, और वही वाला जो चीज मैं बताऊंगा उसी तरीके को फॉलो करके 3D में लाइन के प्रश्न होते हैं। 3D में लाइन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई अच्छी फॉर्म्स नहीं है जैसा 2D में मिलती थी। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो किस अप्रोच से हम 3D में लाइनों के प्रश्नों को टैकल करते हैं
वो अप्रोच समझने की कोशिश करो। आई विल पिक अप ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम। The problems which were very simple in 2D, they are not that simple in 3D, but not that difficult also. वैसा सिंपल नहीं है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। ये है मान लो एक लाइन, ये है दूसरी लाइन। हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। लिखो मत, समझने की कोशिश करो। इफ दे इंटरसेक्ट, 2D में अगर लाइनें हमारे सामने है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो वो मैंने तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। वो तो 10th क्लास में सीख के आते हो, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सबको आता है, कहते हो हाँ सर आता है। 2D में लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बड़े आराम से निकालते हो। 3D में लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल हो सकती है, या नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। लाइनों का हो सकता है कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ही ना करे, तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखोगे कि अब वो पैरेलल है, रेशियो बराबर नहीं है तो नॉट पैरेलल। 1/2 2 के बराबर नहीं होता, तो दे आर नॉट पैरेलल, दैट इज फॉर श्योर, पैरेलल नहीं है। तो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या ऐसी होंगी, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल। इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइनों पर हमारे लिए 3D पे काम करने का एकमात्र तरीका है, हमें पता करना है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो 3D में लाइन के ऊपर जब भी काम करते हैं तो उसके ऊपर वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, तो इसमें पॉइंट वाइज अप्रोच काम करती है। 3D में लाइन के ऊपर काम करने के लिए उस पर हम क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट। लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा लिखो और वो वेरिएबल पॉइंट आ जाएगा लैम्डा +1 -2 लैम्डा -1 2 लैम्डा +3, ये वेरिएबल पॉइंट आ जाएगा इस लाइन पे। इसी प्रकार से इस पर वेरिएबल पॉइंट लेना है तो इसको म्यू के बराबर ले लो, तो वेरिएबल पॉइंट आ जाएगा 2 म्यू -म्यू +2 म्यू -1। So this is any point on the first line, this is any variable point on the second line. अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, if the lines are intersecting, तो for some lambda and for some mu the coordinates must be equal or not. अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट कभी ना कभी सेम हो जाएंगे, तो हम इनके कोऑर्डिनेट सेम करते हैं। लैम्डा +1 इज इक्वल टू 2 म्यू -2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -म्यू +2। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को बराबर करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू -1 -2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3। फिर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ये तो आता 2 इक्वेशन से लैम्डा म्यू निकालना। इनको ऐड करोगे ये कट जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू आ जाएगा -1/3। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। म्यू आ गया तो यहां से इसको इसमें टिकाओ, -1 +2 म्यू, we have lambda, we have mu। अगर लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हुई इस लैम्डा और म्यू के लिए z कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, तो z कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, 2 लैम्डा +3 2 इंटू 2 लैम्डा +3, यही बनने की बात क्या नहीं, तो -10/3 -10 -1/3 आ जाएगा, और म्यू डालोगे इसमें -1/3,
तो z कोऑर्डिनेट आर नॉट इक्वल, इस लैम्डा म्यू के लिए z कोऑर्डिनेट आर नॉट इक्वल, व्हाट डज इट मीन? लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, इस लाइंस ऐसी होंगी। ये पूरा सिस्टम समझ आ गया है तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। थ्री में लाइन के ऊपर काम करने के लिए यही अप्रोच काम आती है, वेरिएबल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। इस लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट ले लिया ये, इस लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट ले लिया ये। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट बराबर किया, वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट बराबर किया, इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा म्यू निकाला। उस लैम्डा म्यू के लिए अगर जेड कोऑर्डिनेट भी सेम आ जाता तो वो इंटरसेक्टिंग होती और वो पॉइंट भी आ जाता कि नहीं, वो इंटरसेक्टिंग भी होती। तो अगर ये दोनों सेम आ जाते, एक्स वाई ऑलरेडी सेम कर दी हमने, ये भी सेम आ जाते तो वो पॉइंट भी आ जाता लैम्डा को डाल के। लेकिन लैम्डा और म्यू को डाल के जेड कोऑर्डिनेट बराबर नहीं आ रहे हैं, इट मींस लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ऑल। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो भाई।
लिखो प्रश्न। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर image and perpendicular distance of point 1, 2, 1 on line from line इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है और इमेज निकालना है। ठीक है, हरिया मेन है इसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, वो निकाल लिया तो पूरा प्रश्न हो जाएगा। पॉइंट है 1, 2, 1। दो लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी करो।
आंसर कई लोगों ने किया है, किसी का मैच किया भी है, किसी का मैच नहीं भी किया है। एक 1 मिनट मोर, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा और आप मैच कर लेना। ये पॉइंट है 1 2 1। पहले फुट और परपेंडिकुलर निकालेंगे। पॉइंट को मान लो ए, फुट और परपेंडिकुलर को मान लो बी। लाइन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेना मैंने बताया था, तो इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो। बी पॉइंट लाइन पर है तो बी पॉइंट आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 लैम्डा। ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, लाइन के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट लेना हो तो ऐसे लेंगे। यहां से डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे ए बी के। यहां से डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे ए बी के, तो आ जाएगा। अगर 2 पॉइंट पता हो तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दिस माइनस दिस 2 लैम्डा, दिस माइनस दिस माइनस लैम्डा माइनस 3, दिस माइनस दिस लैम्डा माइनस 1। देयर शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। ये डायरेक्शन रेशियोज आगे ए बी के। हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 माइनस 1 1। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0, ए बी का और हमारी लाइन का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0, तो आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 1 करेंगे लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 करेंगे लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 5 6 लैम्डा बराबर -2, लैम्डा आ जाएगा -1/3। तो पॉइंट आ जाएगा ये वाला बी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। लैम्डा की जगह -1/3 डाल दोगे, -2/3 -2/3 प्लस 1 1/3 1/3 -1 -2/3। दिस इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किस किस का सही आया है? काफी बच्चों का सही आ गया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस तरीके से निकाला गया
द मेथड शुड बी क्लियर। जिसको मेथड समझ नहीं आया वो लिख दो 9। अगर किसी को मेथड समझ नहीं आया है वो लिख दो 9। एक बार दोबारा देख लो, लाइन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेना हो इक्वल टू लैम्डा लेकर ले सकते हो। लाइन के इक्वेशन को इक्वल टू लैम्डा लिया, एक्स वाई जेड निकालोगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो बी पॉइंट है ये भी लाइन के ऊपर ही तो है, तो वो भी इसी फॉर्मेट का होगा। ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट लैम्डा की टर्म में है, ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके। लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2 - 1 1। परपेंडिकुलर लाइन हो तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0, वो कर दिया, यहाँ से लैम्डा आ गया, लैम्डा को यहाँ डाल दिया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, इमेज कैसे निकालोगे? लेट्स सपोज इमेज इज सी, उसको मान लोगे अल्फा बीटा गामा। ए और सी का मिड पॉइंट बी होगा कि नहीं? इमेज क्या होती है, उतनी ही दूरी पर दूसरा पॉइंट, ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ बराबर होगी, इमेज है तो ए और सी का मिड पॉइंट बी आ जाएगा कि नहीं? तो अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/3, बीटा प्लस 2/2 माइनस 2/3, गामा प्लस 2/2 इज इक्वल टू -1/3। इन तीनों को सिंप्लीफाई करके आप लोग अल्फा बीटा गामा निकाल लोगे तो इमेज आ जाएगा। ए पता है, बी पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फार्मूला तो लगाना आता ही है कि नहीं? 1 - 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1/3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये ए बी की लेंथ। डिस्टेंस फार्मूला दैट इज वेरी सिंपल। तो फुट आ गया, इमेज और डिस्टेंस निकालना इज वेरी सिंपल। सो 3D में जब भी एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना होगा तो पहले फुट निकालना ही पड़ेगा। ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला 2D जैसा नहीं। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना हो अगर 3D में तो आपको सबसे पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना ही होगा। लिख लो। चलो लिखो आगे। लिखो आगे। स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस, स्क्यू भी कहते हैं, नॉन कोप्लेनर भी कहते हैं।
if two lines are neither parallel not intersecting, इस प्रकार के दो लाइन ना तो एक प्लेन में हो ना ही पैरेलल हो, पैरेलल होंगी तो एक प्लेन में आ जाएंगी कि नहीं, तो स्क्यू लाइंस का मतलब है इफ टू लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग, ना तो पैरेलल हो ना ही कट करे, मींस नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब, नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है, एक प्लेन में नहीं होंगी, नॉट इन सेम प्लेन। अगर दो लाइनें किसी एक प्लेन में नहीं है तो उनको हम क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस और नॉन कोप्लेनर लाइंस। तो इफ लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग दे आर स्क्यू लाइंस। जो आज सबसे पहला मैंने प्रश्न कराया था जिसमें लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आया था, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ स्क्यू लाइंस। समझ आ गया क्या है स्क्यू लाइंस? चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम दो स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारी लाइंस की थ्योरी, बस एक दो टॉपिक बचे हैं, लाइंस की थ्योरी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय। होमवर्क, सॉरी होमवर्क देना भूल ही गए। एनसीईआरटी में से वेक्टर चैप्टर कंप्लीट करके आना। आपका होमवर्क है एनसीईआरटी से वेक्टर चैप्टर कंप्लीट, यही होमवर्क है बस। एनसीईआरटी से वेक्टर चैप्टर कंप्लीट, 3D नहीं, सिर्फ वेक्टर। चलो बाय बाय।